नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित सिंह कुशवाहा एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ मंथली करंट अफेयर्स की सीरीज़ लेके। दोस्तों, ये मई 2020 के मंथली करंट अफेयर्स का आखिरी वीडियो है और इसमें हम पॉलिटी एंड गवर्नेंस से जुड़े हुए जो भी इम्पोर्टेंट्स न्यूज़ है उनको देखेंगे। चलते हैं पहली न्यूज़ पे। जन औषधि सुगम मोबाइल ऐप के बारे में ये न्यूज़ है। पूरे देश में, जैसा कि आप सब जानते हैं, कोरोना वायरस को लेकर नेशनल वाइड लॉकडाउन है और इसी को देखते हुए जो प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि केंद्र है, इनको लोकेट करने के लिए ये मोबाइल ऐप बनाई गई है। इसका नाम है जनौषधि सुगम मोबाइल ऐप। और इस ऐप में आप आपके आसपास जो भी प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि केंद्र है उनको लोकेट कर सकते हैं। इस ऐप को बनाया है ब्यूरो ऑफ फार्मा पीएसयू ऑफ इंडिया, जिसको शॉर्ट फॉर्म में BPPI कहते हैं। और ये डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल और एंड फर्टिलाइजर्स के अंतर्गत आता है, उसके अधीन काम करता है। इसके अलावा आप इस ऐप के माध्यम से जो जनौषधि केंद्र में मिलने वाली जेनरिक मेडिसिन्स हैं, दवाइयाँ हैं, उनके बारे में जान सकेंगे। साथ में आप कंपेयर कर सकते हैं कि जो फार्मूला की दवाई आपको चाहिए तो वो जेनरिक में उसका क्या रेट है और जो एलोपैथिक है या जो ट्रेडिशनल मेडिसिन्स हैं उसमें उसका क्या रेट है। तो आप इसको कंपेयर कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि आपकी ओवरऑल सेविंग कितनी हो रही है। इसके अलावा जो भी जेनरिक और ब्रांडेड नेम से बिकने वाली जो दवाइयाँ हैं उनमें और आपके जो जेनरिक कॉम्बिनेशन है उसमें और भी क्या बेसिक डिफरेंसेस है उसको आप जान सकते हैं। अब प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि परियोजना के बारे में जान लेते हैं। तो इस स्कीम का मेन उद्देश्य यही है कि लोगों को क्वालिटी मेडिसिन्स अफोर्डेबल प्राइसेस में प्रोवाइड की जाए और इसी के लिए जगह जगह पर प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि केंद्र बनाए गए। अब ब्यूरो ऑफ फार्मा पीएसयू ऑफ इंडिया के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये एक, जैसा कि नाम में ही लिखा है कि ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है और ये प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि परियोजना को लागू करने के लिए यही इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है और ये डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स के अंतर्गत काम करती है। इस योजना की हम बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि परियोजना। इसमें कुछ खास बातें हैं कि लोगों को जो मेडिसिन है उसका एक्सेस करवाया जाए, सबके पास पहुंच हो दवाइयों की, खासकर जेनरिक दवाइयों की। इसके अलावा जो जेनरिक दवाइयाँ हैं उनमें उसका जो कवरेज हो काफ़ी वास्ट हो और जिस तरह की ब्रांडेड मेडिसिन मिलती हैं हर एक बीमारी की, उस तरह की जेनरिक मेडिसिन सभी को अवेलेबल हो। साथ में लोगों को जागरूकता हो कि उन्हें पता चले कि जो आप महंगी दवाई खरीद रहे हैं उसी का एक सब्स्टिट्यूट जेनरिक दवाइयों के रूप में भी है। और लोगों के बीच में जो डिमांड है जेनरिक मेडिसिन की उसको बढ़ाना, क्योंकि काफ़ी कई गुना कम में आपको जेनरिक मेडिसिन मिल जाएगी जो कि वही काम करेगी जो आप बहुत महंगी ब्रांडेड मेडिसिन लेते हैं। चलते हैं अगली न्यूज़ पे। किसान सभा ऐप के बारे में है और इस ऐप का मेन काम ये है कि जो किसान हैं और जो सप्लाई चेन है उनके बीच में एक तरह का सामंजस्य बढ़ाना, उन दोनों को मिलवाना। यहाँ पे किसान सभा का जो मेन एम जो बताया जा रहा है वो है कि किस तरह हम जो किसान हैं उनको सस्ता, इकोनॉमिकल और समयबद्ध तरीके से उनका जो सामान है वो मंडी तक पहुँचे और उनको एक अपने सामान की सही कीमत मिले। ये जो ऐप है इसको डेवलप किया है सेंट्रल CSIR का सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट ने, जो कि न्यू दिल्ली बेस्ड है। और इस ऐप के माध्यम से जो किसान है उसको अपनी खेती से जुड़ी हुई हर एक समस्या का, हर एक ज़रूरत का वन स्टॉप सॉल्यूशन मिल जाएगा। और इस ऐप के माध्यम से जो किसान मंडी डीलर से मिल सकता है, मंडी डीलर किसान से मिल सकता है, जो ट्रांसपोर्ट वाला है वो किसान से जुड़ सकता है। इससे क्या होगा कि ओवरऑल जिनको जिस चीज़ की आवश्यकता है वो उनको मिल जाएगी। 6 मॉड्यूल्स हैं इस ऐप के, इस सभा के, जैसे कि पहला तो किसान जो उपज ले रहा है, दूसरा मंडी डीलर जिनको चाहिए किसान अपना अनाज उनको आके बेचे, तीसरा ट्रांसपोर्टर जो चाहता है कि किसान उसका जो ट्रक है या फिर उसकी जो ट्रैक्टर है, ट्रॉली है, उसको उपयोग करे और अपना सामान उसके किसान अपने खेत से मंडी तक पहुंचाए। इसके अलावा जो मंडी बोर्ड के मेंबर है वो ये
वो भी इसके मॉड्यूल के सदस्य हैं, क्योंकि वो जान सके कि जो भी प्रैक्टिसेस हो रही हैं किसान और मंडी डीलर के बीच में वो फ्री एंड फेयर हो रही हैं। साथ में सर्विस प्रोवाइडर और कंज्यूमर्स, तो 6 मॉड्यूल हैं इसके, और इससे किसान को उसकी ज़रूरत के हिसाब से वो इस ऐप के माध्यम से ट्रांसपोर्टर से, मंडी डीलर से, मंडी बोर्ड मेंबर से, और जो सर्विस प्रोवाइडर है और जो ग्राहक है उन सबसे मिल सकता है या उन सबसे जुड़ सकता है। अगली न्यूज़ में चलते हैं। सेंटर टू एक्सपेंड जल शक्ति अभियान एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग द अपकमिंग मानसून। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि देश के लगभग हर एक हिस्से में मानसून पहुँच ही चुका है, तो सरकार ये चाह रही है कि जो जल शक्ति अभियान जो कि 2019 में शुरू किया था उसने, और उसमें इस योजना में ये था कि जो देश के 256 ऐसे ज़िले हैं जहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा कमी है, वहाँ पे पानी की उपलब्धता की जाए। तो इस अभियान को अभी आने वाले मानसून के साथ क्लब कर दिया गया है, और कोशिश ये की जा रही है कि इसी मानसून में हम जल शक्ति अभियान के बहुत बड़े हिस्से को कवर कर लें। ये जो अभियान है इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि पानी का कंजर्वेशन करे, और साथ में जो इरिगेशन प्रैक्टिसेस है उनको इम्प्रूव करे, जिससे जो सिंचाई में एफिशिएंसी है वो बढ़े। और ये सब हम काम करना चाहते हैं जन भागीदारी के साथ, कि जिससे लोगों में अवेयरनेस बढ़े, और ख़ास करके जो ग्रामीण अंचल है उनको पता रहे कि पानी की उपयोगिता क्या है और उसका कैसे संवर्धन किया जा सकता है। इस अभियान में कई सारी मिनिस्ट्रीज एक साथ मिलकर काम कर रही हैं, और जो सबसे मेन मिनिस्ट्री है वो है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। इसमें हम पानी की बचत, वाटर कंजर्वेशन और रेन वाटर हार्वेस्टिंग पे ध्यान देंगे। जो भी वाटर बॉडीज़ हैं उनका रिनोवेशन करेंगे, बोरवेल रिचार्ज, ट्यूबवेल रिचार्ज पे ध्यान देंगे, वाटर शेड डेवलपमेंट करेंगे, और जहाँ भी जिसे कहते हैं इंटेंसिव एफॉरेस्टेशन करेंगे, जहाँ भी जंगल नहीं है वहाँ पे जंगल लगाएंगे, पेड़ पौधे लगाएंगे। अगले न्यूज़ में चलते हैं। नॉन अलाइंग मूवमेंट समिट के बारे में है। तो इस बार ये जो समिट हुई ये वर्चुअल हुई, और 4 मई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ये संपन्न हुई। ये देखिए तस्वीर में देश के प्रधानमंत्री मोदी जी विभिन्न देशों के लीडर के साथ बात कर रहे हैं। तो अब चलते हैं नॉन अलाइंग मूवमेंट यानी गुटनिरपेक्ष आंदोलन के बारे में जानने में। तो ये 120 डेवलपिंग जो नेशंस हैं उनका एक समूह है, और यूनाइटेड नेशंस के बाहर, संयुक्त राष्ट्र के बाहर ये सबसे बड़ी संस्था है, सबसे बड़ा समूह है जो कि इतने सारे देशों को लेकर एक साथ चलता है। नॉन अलाइंग मूवमेंट में आपको मोस्टली ऐसे ही देश मिलेंगे जो कि जिसे हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ कहते हैं, और ये 1955 में हमने एक कॉन्फ्रेंस की थी बांडुंग इंडोनेशिया में। उसके जो प्रिंसिपल्स थे उसी पे ये नॉन अलाइंग मूवमेंट चल रहा है। इसकी जो पहली समिट हुई थी वो बेलग्रेड में हुई थी, और 1 सितंबर से 6 सितंबर 1961 के बीच में। भारत गुटनिरपेक्ष आंदोलन यानी नॉन अलाइंग मूवमेंट का फाउंडिंग मेंबर्स में से एक था। अब बात कर लेते हैं ये काम कैसे करता है। तो हमारे देश के जो पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने 5 सिद्धांत दिए थे जो कि पंचशील मूवमेंट से जुड़े हुए हैं। पंचशील मूवमेंट हमने भारत और चीन ने एक साथ साइन किए थे, और ये जो 5 सिद्धांत थे यही बाद में फिर सिद्धांत बने नॉन अलाइंग मूवमेंट के। ये है कि हम एक दूसरे जो आपसी देशों की जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है और सॉवरेनिटी है उसका रेस्पेक्ट करेंगे, एक दूसरे की संप्रभुता पे का हम सम्मान करेंगे, और परस्पर नॉन एग्रेशन की ट्रीटी रखेंगे, मतलब पॉलिसी रखेंगे। एक दूसरे पे किसी भी तरह का जैसे कहते हैं लड़ाई झगड़े वाली बात ही प्रोवोक नहीं करेंगे, या फिर ऐसे कोई काम नहीं करेंगे जिससे एक दूसरे के देशों के बीच में युद्ध की स्थिति बने। आपसी देशों के जो निजी हित हैं, डोमेस्टिक अफेयर्स हैं, उनमें इंटरवेंशन नहीं करेंगे। म्यूचुअल बेनिफिट और इक्वलिटी पे काम करेंगे, और पीसफुल कोएग्जिस्टेंस पे ध्यान देंगे। ये हमने और चाइना ने पंचशील एग्रीमेंट में बातें रखी थी, और इसी ये जो प्रिंसिपल्स है बाद में नॉन अलाइंग मूवमेंट के प्रिंसिपल्स बने। अगली न्यूज़ में चलते हैं। ऑपरेशन समुद्र सेतु। तो कोरोना वायरस पैंडेमिक के कारण दुनिया भर में एक तरह का लॉकडाउन हो गया था, और बहुत सारे ऐसे भारतीय थे जो कि दूसरे देशों में फंसे हुए थे। तो उनको रिपैट्रिएट करने के लिए हमने कई सारे जिसे कहते हैं अभियान चला। उनमें से एक है ऑपरेशन समुद्र सेतु। समुद्र सेतु जैसे कि आपको नाम से मालूम चल रहा है कि ये
इसका अर्थ है सी ब्रिज, और यहाँ पे हम इंडियन नेवी की सहायता लेंगे। तो यहाँ पे जो भारतीय नेवल शिप हैं जलश्व और मगर, इन्होंने जो मालदीव्स में फंसे हुए भारतीय हैं उनको लाने के लिए इन्होंने अभियान चलाया। और इसमें हमने कोची, केरला और उससे साथ जुड़े हुए जो आसपास के शहर है, उनके जो लोग हैं उनको हमने मालदीव्स की राजधानी माले से रिपैट्रिएट किया, और इसमें हमारा सहयोग दिया रिपब्लिक ऑफ मालदीव्स की सरकार ने। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो ऑपरेशन समुद्र सेतु है ये मालदीव्स देश के लिए चलाया गया था, मालदीव से हमारे भारतीयों को वापस लाने के लिए। और इसमें हमने भारतीय नौसेना के 2 नेवल शिप जलश्व और मगर ने साथ दिया। अगली न्यूज़ में चलते हैं गरुड़ पोर्टल के बारे में। तो गरुड़ पोर्टल जो इसको लॉन्च किया सिविल एविएशन मिनिस्ट्री और साथ ही में डीजीसीए का फुल फॉर्म डायरेक्टरेट जनरल फॉर सिविल एविएशन। और इस पोर्टल में जो हमारी सरकारी मशीनरी हैं उनको उनका जो ड्रोन है, किसी भी काम से अगर वो ड्रोन का उपयोग कर रहे हैं तो उनको परमिशन देने के लिए पोर्टल बनाया गया था। क्योंकि कोरोना वायरस पैंडमिक के कारण हमने हर तरह के ड्रोन के उड़ान पे प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन जो सरकारी एजेंसीज़ हैं उनको ड्रोन उड़ाने के लिए जो परमिशन चाहिए उसके लिए बना था गरुड़ पोर्टल। गरुड़ का फुल फॉर्म है गवर्नमेंट ऑथराइजेशन फॉर रिलीफ यूजिंग ड्रोन्स, या फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा बस। अगली न्यूज़ में चलते हैं वंदे भारत मिशन। तो जिस तरह हमने अभी देखा था ऑपरेशन समुद्र सेतु, जिसमें हमने मालदीव से लोगों को समुद्र के रास्ते से भारत वापस लाए, उस तरह दुनिया भर में जो फंसे हुए भारतीय थे उनको लाने के लिए हवाई रास्ते से हमने मिशन चलाया, उसका नाम है वंदे भारत मिशन। और ये लगभग जिसे कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा एक रिपैट्रिएट मिशन है अभी तक का। और हमने कई सारे गल्फ़ कंट्रीज़ और जो यूरोपियन कंट्रीज़ है वहाँ पे अपनी फ़्लाइट्स भेजी, जिससे हमारे जो भारतीय हैं उनको वापस लाया जा सके। और 1990 में जो गल्फ़ और कुवैत क्राइसिस हुआ था उसके बाद ही हमारा सबसे बड़ा रिपैट्रिएट मिशन है। अगली न्यूज़ में चलते हैं। आयुष मंत्रालय ने अपना एक ऐप लॉन्च किया, उसका नाम है संजीवनी ऐप, और ये भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू लॉन्च किया हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन। इस ऐप को बनाया है जो आयुष मंत्रालय और साथ में जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री है मिती, उसने। और इसका जो मेन एम ये है कि लोगों के बीच में जो आयुष का नॉलेज है उसको बढ़ाया जाए, प्रमोट किया जाए। और इसके साथ साथ और भी जो संस्थाएं CSIR, ICMR और UGC, इन्होंने भी आयुष का ये जो संजीवनी ऐप है उसको डेवलप करने में मदद की है।